डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। मलेशिया दौरे पर पहुंचे पीएम मोदी। मलेशिया के प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम ने रेड कारपेट पर किया स्वागत। दोनों देशों के बीच रक्षा, व्यापार और रणनीतिक सहयोग पर होगी बातचीत। भारत अमेरिका ट्रेड डील पर उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने प्रेस कॉन्फ्रेंसिंग कर किया बड़ा ऐलान। पीयूष गोयल ने कहा, उन प्रोडक्ट्स के नाम बताएं जिसमें अमेरिका भारत के प्रोडक्ट्स पर 0% टैरिफ लगा रहा है। उद्योग मंत्री ने कहा, भारत ने अमेरिका को किसी भी एग्री और डेयरी प्रोडक्ट्स पर छूट नहीं दी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का छत्तीसगढ़ दौरा। राष्ट्रपति ने बस्तर के जगदलपुर में बस्तर पंजुम 2026 का किया उद्घाटन। समारोह में राज्यपाल रमन डेका और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय रहे मौजूद। पूर्णिया सांसद पप्पू यादव गिरफ्तार। 31 साल पुराने धोखाधड़ी के एक मामले में हुई गिरफ्तारी के बाद पप्पू यादव की बिगड़ी तबीयत। पप्पू यादव ने अपनी हत्या की साजिश बताया। उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल में अपने पैतृक गांव पहुंचे सीएम योगी। गांव भ्रमण में बुजुर्गों और परिजनों से मिले सीएम। बच्चों पर लुटाया स्नेह, गोद में लेकर खिलाया, बांटी चॉकलेट का, हम भी तेरे दादा लगते हैं। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ अंकिता सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे पीएम मोदी के दौरे को लेकर, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने 2 दिन के दौरे पर मलेशिया की राजधानी कुआलालंपुर पहुंच गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कुआलालंपुर पहुंचते ही मलेशिया के प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम ने स्वागत किया। एयरपोर्ट पर औपचारिक मुलाकात के साथ उन्हें पारंपरिक सांस्कृतिक अंदाज में गर्मजोशी भरा स्वागत मिला। यह स्वागत इस दौरे के महत्व को दिखाता है, जहां दोनों देशों के बीच रणनीतिक और आर्थिक सहयोग पर बातचीत आगे बढ़ेगी। इस यात्रा के दौरान रक्षा, व्यापार, निवेश और टेक्नोलॉजी जैसे मुद्दों पर अहम बातचीत होने की उम्मीद है। प्रधानमंत्री मोदी की यात्रा को लेकर मलेशिया में भारतीय समुदाय में जबरदस्त उत्साह है। कुआलालंपुर में उनके स्वागत के लिए एक भव्य सामुदायिक कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसका नाम है वेलकम मोदी जी रखा गया है। इस मौके पर पीएम मोदी ने भारतीय समुदाय के लोगों को संबोधित किया। मलेशिया में दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा और तीसरा सबसे पुराना भारतीय मूल का समुदाय रहता है। यही वह जगह है जहां पीएम मोदी की यह यात्रा सिर्फ कूटनीति नहीं बल्कि भावनात्मक रूप से भी खास मानी जा रही है। प्राइम मिनिस्टर अनवर इब्राहिम, my dear friends, brothers and sisters, Salamat Pang, the warmth of your greetings reflects the beautiful diversity of our shared culture. First of all, I thank my dear friend Prime Minister Anwar Ibrahim for joining this community celebration. I also thank him for his very kind words on the scale and future potential India-Malaysia friendship in his speech just now. Not just that, he came to the airport to welcome me. Not only his car, but his seat also reflect his love and respect for India and for all of you. भारत और अमेरिका के बीच 500 अरब डॉलर के व्यापार समझौते के लिए एक अंतरिम ढांचे पर सहमति बन गई है। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने शनिवार को अमेरिका के साथ हुई इस डील पर सरकार का पक्ष रखा। भारत और अमेरिका के बीच 500 अरब डॉलर के व्यापार समझौते के लिए एक अंतरिम ढांचे पर सहमति बन गई है।
यह समझौता न केवल दोनों देशों के आर्थिक रिश्तों में एक नया अध्याय है, बल्कि भारतीय निर्यातकों के लिए अमेरिकी बाजार में पैठ बढ़ाने का एक बड़ा मौका भी है। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने शनिवार को अमेरिका के साथ हुई इस डील पर सरकार का पक्ष रखा। उन्होंने कहा कि देश को विकसित बनाने की दिशा में यह समझौता अहम साबित होगा। उन्होंने द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करते हुए एक भव्य दूरदर्शी दृष्टिकोण प्रस्तुत करने के लिए प्रधानमंत्री मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के नेतृत्व की प्रशंसा की। द्विपक्षीय समझौते की चर्चा करते हुए गोयल ने कहा कि यह दोनों देशों के बीच व्यापार को बढ़ावा देने और सहयोग को गहरा करने पर केंद्रित रही। इस समझौते से भारतीय निर्यातकों, विशेष रूप से लघु एवं मध्यम उद्यमों, किसानों और मछुआरों के लिए अवसरों में वृद्धि होने की उम्मीद है। उन्होंने निर्यातकों, लघु व मध्यम उद्यमों, किसानों और मछुआरों के लिए लाभान्वित संभावित लाभों पर प्रकाश डालते हुए गोयल ने समझौते को भारत की विकसित भारत 2047 की यात्रा में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर बताया, जिसमें रोजगार सृजन, मजबूत व्यापार संबंध और नवाचार और निवेश के अवसरों पर जोर दिया गया है। कई ऐसी वस्तुएं जिन पर पहले 50% टैरिफ लगता था, अब शून्य शुल्क के साथ अमेरिकी बाजार में प्रवेश करेगी। गोयल ने इस बात पर प्रकाश डाला कि भारत के कई कृषि उत्पाद भी शून्य शुल्क पर अमेरिकी बाजार में प्रवेश करेंगे। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि व्यापार समझौता किसानों के हितों को नुकसान नहीं पहुंचाता है। रूसी तेल खरीद से जुड़े एक सवाल पर गोयल ने कहा कि इसका जवाब विदेश मंत्रालय की ओर से दिया जाएगा। आने वाले दिनों में जिस प्रकार से नए अवसर, नए मौके खुलते हैं, जिस प्रकार से हमारे निर्यातकों के लिए बहुत बड़े पैमाने पे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, जो दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, लगभग $30 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था, अब हमारे निर्यातकों के लिए मोस्ट प्रिफर्ड ड्यूटी के साथ खुलती है। और जिस प्रकार से हमारे किसानों के हितों का संरक्षण किया गया है, पूर्णतः संरक्षण किया गया है किसानों का, डेयरी का, उसको मद्देनजर रखते मैं मानता हूं ये जो यूनाइटेड स्टेट्स और भारत के बीच जॉइंट स्टेटमेंट कल देर रात फाइनलाइज हुआ, विश्व के समक्ष रखा गया, इसका देश के कोने कोने में स्वागत हुआ है। भारत और अमेरिका ने व्यापार समझौते के लिए एक ढांचा तैयार किया है, जिसमें दोनों देशों के बीच आयात निर्यात पर टैरिफ दरों को लेकर सहमति पर जताई गई है। इस समझौते से मेक इन इंडिया को मजबूती मिलेगी और किसानों, एमएसएमई और स्टार्टअप्स को नए अवसर मिलेंगे। समझौते के अनुसार अमेरिका ने भारतीय उत्पादों पर टैरिफ 50% घटाकर 18% कर दिया है। भारत के निर्यातकों को अमेरिका में बड़ा बाजार मिलेगा। निर्यात बढ़ने से लाखों नए रोजगार पैदा होंगे, खासकर महिलाओं और युवाओं के लिए। जेनेरिक दवाएं, हीरे जवाहरात और विमान के पुर्जों पर टैरिफ 0% रहेगा। गेहूं, चावल, मक्का, दूध, पनीर, पोल्ट्री और अन्य संवेदनशील उत्पादों पर कोई समझौता नहीं हुआ है। अमेरिका के कृषि और औद्योगिक सामान पर टैरिफ घटाए जाएंगे, जैसे मेवे, फल, सोयाबीन तेल, शराब और पशु आहार। डेटा सेंटर में इस्तेमाल होने वाले जीपीयू, अन्य तकनीकी सामान और डिजिटल व्यापार में सहयोग बढ़ेगा। दोनों देश मिलकर सप्लाई चेन मजबूत करेंगे और तीसरे देशों की नीतियों से सुरक्षा सुनिश्चित करेंगे। अगले 5 साल भारत $500 अरब का ऊर्जा, विमान, धातु, तकनीक और कोल का सामान अमेरिका से खरीदेगा। वहीं समझौते से भारत और अमेरिका के बीच व्यापार बढ़ेगा, रोजगार पैदा होंगे और दोनों देशों की अर्थव्यवस्था मजबूत होगी। यह समझौता दोनों देशों के बीच आर्थिक संबंधों को नई दिशा देने में मदद करेगा। पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। बिहार पुलिस पटना के मंदिरी स्थित उनके आवास पर पहुंची है। यह कार्रवाई 31 साल पुराने एक मामले से हुई है, जिसमें धोखाधड़ी का आरोप है। पप्पू यादव ने इसे अपनी हत्या की साजिश बताया है। पुलिस ने बताया है कि कोर्ट ने कुर्की जब्ती का आदेश जारी किया था, जिसके बाद वे पप्पू यादव को गिरफ्तार करने पहुंचे हैं। पप्पू यादव ने आरोप लगाया है कि पुलिस ने बिना वारंट के उनके आवास पर दबिश दी है और उन्हें जबरन अपने हाथ साथ चलने को कहा।
यह मामला 1995 का है, जब पप्पू यादव पर एक मकान मालिक ने धोखाधड़ी का आरोप लगाया था। मकान मालिक का आरोप है कि पप्पू यादव ने उनका मकान किराए पर लिया और उसे सांसद कार्यालय में बदल दिया। पप्पू यादव के समर्थकों ने उनके आवास के बाहर विरोध प्रदर्शन किया और पुलिस की कार्रवाई का विरोध कर रहे हैं। पप्पू यादव ने कहा है कि वे नीट छात्राओं को न्याय दिलाने की लड़ाई लड़ रहे हैं और इसी वजह से उन्हें परेशान किया जा रहा है। उधर पप्पू यादव को पुलिस ने एमपी एमएलए कोर्ट में पेश किया। कोर्ट ने पप्पू यादव को 2 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का माई दंतेश्वरी का पावन धरा बस्तर में आगमन हुआ है। राष्ट्रपति ने 3 दिवसीय बस्तर पंजुम 2026 उत्सव का दीप प्रज्वलित कर भव्य शुभारंभ किया। इस ऐतिहासिक अवसर पर राज्य और केंद्र के कई वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज बस्तर प्रवास पर जगदलपुर पहुंचे, जहां उन्होंने माई दंतेश्वरी का पावन धरती पर आयोजित 3 दिवसीय बस्तर पंजुम 2026 उत्सव का दीप प्रज्वलित कर विधिवत उद्घाटन किया। इस मौके पर छत्तीसगढ़ के राज्यपाल रमन टेका, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा, केंद्रीय राज्य मंत्री तोखन साहू, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सह जगदलपुर विधायक किरण सिंह देव विशेष रूप से उपस्थित रहे। बस्तर पंजुम उत्सव के माध्यम से बस्तर की समृद्ध आदिवासी संस्कृति, परंपराओं और लोक कला को राष्ट्रीय मंच प्रदान किया जा रहा है। राष्ट्रपति के आगमन से पूरे बस्तर संभाग में उत्साह और उल्लास का माहौल देखने को मिल रहा है। खबर का रुख करेंगे, जहां उत्तराखंड दौरे पर पहुंचे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शुक्रवार रात अपने पैतृक गांव पंचूर में रात्रि विश्राम किया। शनिवार सुबह गांव की गलियों में निकलते ही मुख्यमंत्री का मानवीय और सहज रूप देखने को मिला। उन्होंने गांव के बुजुर्गों का हालचाल जाना और बच्चों के साथ आत्मीय संवाद किया। इस दौरान सीएम योगी का बाल प्रेम साफ नजर आया। उन्होंने बच्चों को दुलार किया, उनसे बातें की और चॉकलेट भी बांटी। एक बच्चे की गोद में लेकर खिलाते हुए मुख्यमंत्री भावुक भी दिखाई दिए। वहीं बच्चों ने भी बेझिझक उनसे बातचीत की। गांव में प्रवास के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने परिजनों से मुलाकात कर उनका कुशल क्षेम जाना। उनकी सादगी, विनम्रता और अपनापन देखकर ग्रामीण भाव विभोर नजर आए। भ्रमण के दौरान मुख्यमंत्री ने ग्रामीणों और पुराने परिचितों से मुलाकात की और बच्चों पर स्नेह लुटारा जारी रखा। गांव के लोगों ने इस यादगार पल को कैमरे में कैद किया और मुख्यमंत्री के साथ सेल्फी भी ली। गांव भ्रमण के दौरान एक मासूम द्वारा फूल भेंट करने पर मुख्यमंत्री ने उसे खाने का सामान दिया। जब बच्चे ने यह सामान अपने दादा को दे दिया तो मुख्यमंत्री ने मुस्कुराते हुए बोले, हम भी तेरे दादा लगते हैं। इस आत्मीय संवाद ने माहौल को और भावुक बना दिया। सीएम योगी ने ग्रामीणों को गांव में रहकर खेती बाड़ी को बढ़ावा देने और ग्रामीण जीवन से जुड़े रहने के लिए भी प्रेरित किया। पीलीभीत की पूरनपुर तहसील क्षेत्र के ढका जमीमा बूथ पर मतदाता सूची से नाम काटे जाने के नोटिस जारी होने से इलाके में हड़कंप मच गया है। जैसे ही मतदाताओं को नोटिस मिलने की जानकारी सामने आई, ग्रामीणों में आक्रोश फैल गया और राजनीतिक हलकों में भी हलचल तेज हो गई। स्थानीय लोगों का आरोप है कि बिना किसी स्पष्ट कारण और सूचना के कई मतदाताओं के नाम काटने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है, जिससे उनके मतदान अधिकार पर खतरा मंडरा रहा है। लोगों का कहना है कि वे वर्षों से इस क्षेत्र में निवास कर रहे हैं और नियमित रूप से मतदान करते आ रहे हैं। इसके बावजूद उनकी नाम सूची से हटाने की कार्यवाही की जा रही है। इस मुद्दे को लेकर समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता राजकुमार राजू ने कड़ा विरोध दर्ज कराया। उन्होंने इसे लोकतांत्रिक अधिकारों पर सीधा हमला बताते हुए प्रशासन पर पक्षपातपूर्ण कार्यवाही का आरोप लगाया। राजकुमार राजू ने कहा कि मतदाता सूची से नाम काटना गंभीर मामला है और यदि इसमें पारदर्शिता नहीं बरती गई तो पार्टी आंदोलन के लिए बाध्य होगी। सपा नेता राजकुमार राजू के नेतृत्व में एक प्रतिनिधि मंडल ने तहसील प्रशासन से मिलकर मामले की निष्पक्ष जांच और सभी पात्र मतदाताओं के नाम सूची में यथावत बनाए रखने की मांग की। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि जल्द ही इस पर उचित कार्यवाही नहीं हुई तो वे सड़क पर उतरकर विरोध प्रदर्शन करने लगेंगे। वहीं प्रशासन की ओर से कहा गया कि यह प्रक्रिया नियमित सत्यापन का हिस्सा है और जिन मतदाताओं को नोटिस जारी किया गया है
वे निर्धारित समय में आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत कर अपना नाम सूची में बनाए रख सकते हैं। प्रशासन ने लोगों से अफवाहों पर ध्यान न देने और शांतिपूर्ण ढंग से सहयोग करने की अपील की है। फिलहाल इस पूरे क्षेत्र पर इस मुद्दे को लेकर चर्चा तेज है और सभी की नजर प्रशासन की अगली कार्रवाई पर टिकी हुई है। अंकिता भंडारी को न्याय दिलाने के लिए 8 फरवरी को देहरादून के परेड ग्राउंड में महापंचायत का आयोजन होने जा रहा है, जिसे इंडिया गठबंधन के सभी दलों का समर्थन मिला है। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने इस महापंचायत की घोषणा की है, जिसका उद्देश्य अंकिता भंडारी को न्याय दिलाना है। हालांकि भाजपा ने इस महापंचायत को विपक्ष का राजनीतिक मुद्दा बताया है। भाजपा के विधायकों का कहना है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अंकिता भंडारी को न्याय दिलाने के लिए हर संभव प्रयास किया और उनकी संतुति के कारण ही सीबीआई जांच संभव हो पाई है। वहीं कांग्रेस का आरोप है कि सीबीआई जांच सरकार प्रायोजित है और वे उच्चतम न्यायालय की निगरानी में जांच की मांग करते हैं। कांग्रेस प्रवक्ता सुजाता पॉल ने कहा कि सीबीआई जांच पर्यावरणविद अनिल जोशी के द्वारा मुकदमा दर्ज करने पर की गई है, जिन पर जंगल की जमीन हड़पने का आरोप है। इससे सरकार की मंशा पर सवाल उठते हैं। फिलहाल सीबीआई वीआईपी के पहलू की जांच कर रही है और यह मुद्दा 2027 विधानसभा चुनाव में अहम रहने वाला है। नर्मदापुरम से इस वक्त की बड़ी और दर्दनाक खबर सामने आई है, जहां पथरोटा क्षेत्र की बड़ी नहर में देर रात एक भीषण सड़क हादसा हो गया, जहां तेज रफ्तार कार नहर में गिर गई। इस हादसे में कार सवार 3 युवकों की मौके पर ही मौत हो गई। यह हादसा देर रात करीब 1 बजे का बताया जा रहा है। जानकारी के मुताबिक केसला से आ रही एक कार अचानक अनियंत्रित होकर गई और नहर की रेलिंग तोड़ते हुए सीधे पथरोटा की बड़ी नहर में जा गिरी। कार में 3 युवक सवार थे, जो गाड़ी की नहर में गिरते ही बाहर नहीं निकल पाए और तीनों की दर्दनाक मौत हो गई। हादसे की सूचना मिलते ही इटारसी और पथरोटा पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए नर्मदापुरम से एसडीआरएफ की टीम को भी बुलाया गया। करीब 2.5 घंटे तक रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया। स्थानीय लोगों और जेसीबी मशीन की मदद से कार को नहर से बाहर निकाला गया। जब कार को नहर से बाहर निकाला गया तो उसके अंदर तीनों युवक मृत अवस्था में पाए गए। पुलिस ने तीनों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए शासकीय अस्पताल भेज दिया है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। यमुना एक्सप्रेस वे पर भीषण सड़क हादसा हुआ है। बस और टैंकर की टक्कर में 6 लोगों की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि बस सवार यात्री लघु शंका के लिए नीचे उतरे थे। इसी दौरान तेज रफ्तार टैंकर ने यात्रियों को कुचल दिया। हादसे के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई। पुलिस और राहत टीम मौके पर पहुंचकर जांच में जुटी हुई थी। घायलों को नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।